नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11th के होम साइंस का आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाला है उसको। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हेल्पफुल रहने वाली है, तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन को क्या करेंगे आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्या है कि ग्रह विज्ञान की शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि आप ग्रह विज्ञान पढ़ रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है आपका वो पढ़ने का। ठीक है, आप कोई सा भी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, आपका होम साइंस है या फिर आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सबका कोई ना कोई रीजन होता है, उद्देश्य होता है, आपको किस लिए पढ़ाया जा रहा है। वैसे ही होम साइंस है हमारा, इसका उद्देश्य जो है वो आपको बताना है। तो क्या है, ग्रह विज्ञान की शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं। कौन कौन से? विद्यार्थी को वृद्धि एवं विकास संबंधित ज्ञान को अर्जित करवाना। अब होम साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें होम के बारे, घर के बारे में बता रहे हैं, साथ में साइंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है एक तरीके से ये। तो क्या है, इसमें हमें वृद्धि और विकास के बारे में, हमारे जैसे हम देखते हैं ना, हमारी एज जो है चेंज होती रहती है, उस हिसाब से हमें हमारी जो ज़रूरतें होती है वो भी बदलती रहती है। तो वही बता रखा है कि यहाँ पे हमें वृद्धि के बारे में, विकास के बारे में सारी चीज़ें जो है वो समझाई जाती है हमारे होम साइंस के अंदर। और यह सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से चेंजेस जो है अपने एज के हिसाब से किस एज में कौन से चेंजेस आते हैं, ये पता होना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? विद्यार्थी में सीमित संसाधनों के उचित व्यवस्थापन के कौशल का विकास। अब हमें इसमें क्या बता रखा है, हमारे जो संसाधन है उसके बारे में भी आपने एक चैप्टर जो है इसमें पढ़ा होगा। तो वही है कि क्या है कि हमें संसाधनों का यूज किस तरीके से करें कि मतलब कम यूज में ही हम बहुत सारा प्रॉफिट जो है उसको कमा ले। ये सारी चीजें भी क्या है हमें होम साइंस में पढ़ाई जाती है। विद्यार्थी को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाना, उपभोक्ता के ज्ञान के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें ये क्या है, आपने एक तरीके से इसको अपने चैप्टर के नाम जो है आपने देखे होंगे ना, आपके फर्स्ट पेज जो होगा वहाँ पे चैप्टर के नाम आपको बता रखे होंगे, तो उन्हीं के बारे में आप मेनली इसमें बता दीजिए। जैसे उपभोक्ता वाला आपका चैप्टर है, संसाधन वाला आपका चैप्टर है, या फिर वस्त्र से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उन सबके चयन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ये सारी चीजें क्या है आप इसमें बता सकते हो कि मेनली होम साइंस का उद्देश्य यही है कि जो हम अपने विषय पढ़ रहे हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सके। ठीक है, विद्यार्थी में स्वस्थ आहार संबंधित आदतों का विकास करना, विद्यार्थी को वस्त्र विज्ञान, परिधान के चयन एवं सुरक्षा संबंधित ज्ञान का प्रदान करना। तो मतलब यही सारी चीजें क्या है इसमें आपको बतानी कि बहुत सारी चीजें। होम साइंस का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ घर के बारे में बता दिया, घर के यूज की चीजों के बारे में बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है उसको हम देख लेते हैं। किशोरावस्था को हर व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा किशोरावस्था किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालती है। अब जो हमारा किशोरावस्था है उसके बारे में हमें बताना है। जैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे जो एज होती है यहाँ पे मेनली जो हम एज ले ले उसको हम मान ले तो या तो 11 से हम मान लेते हैं, 11 से 18 के बीच, या फिर आप 14 से 18 के बीच के आसपास का जो एज है उसको आप मान सकते हो। ठीक है, किशोरावस्था का टाइम होता है। बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं व्यक्ति की बॉडी में होते हैं, या फिर मतलब जो मूड स्विंग्स वगैरह आप जानते होंगे, वो सारी चीजें क्या है, सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रही, मेल में भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो वही हमें बताना है कि किस तरीके से ये निर्णायक मोड़ होता है जीवन का। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने आंसर में क्या है कि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, जिनके कारण वह किसी भी स्थिति से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ापन होना, कोई चीज़ नहीं मिलती है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो डिप्रेशन होना, इन सब एज में जो है वो आम बात होती है। ठीक है? ऐसा माना जाता है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो भी आदतें एक बार विकसित हो जाए, वह जीवन भर बनी रहती है। स्टार्टिंग से अपने जन्म से लेकर हमने किशोरावस्था तक जो भी चीजें सीखी है, अगर उसको हम लगातार सीखते हुए आ रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारे जीवन भर हमारे साथ चलेगा। वो आदत कैसी भी हो, बुरी हो, अच्छी हो, कैसी भी आदत हो, वो हमेशा क्या होगी, लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगी। किशोर
जिस परिवेश में यहाँ पे होगा, जिस परिवेश में बड़े होते हैं, जी नहीं है यहाँ पे, जिस स लगा लेना आप लोग, जिस परिवेश में बड़े होते हैं, वह उनके भावी जीवन की दिशा एवं रूपरेखा को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अब यह परिवेश क्या है, जिस माहौल में जो किशोर होते हैं, जिस तरह की स्थिति में, आस-पास की स्थिति में रहते हैं, उसी प्रकार की स्थिति क्या है, मतलब मानने को मिलती है कि आगे चल के जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी उन लोगों को। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है जिसके फैमिली वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो उनके मम्मी-पापा हैं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग से वो ये चीज़ देखता हुआ आ रहा है ना, तो उसके माइंड पे एक बहुत बड़ा गहरा जो असर है वो पड़ेगा। या फिर कोई फैमिली है जो बहुत खुशी से रह रही है, अच्छे से रह रही है, तो उसका भी असर क्या है, बच्चे के ऊपर पड़ेगा और वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपना जो लाइफ है उसको जिएगा। ठीक है? तो इस तरीके से क्या है, किशोर के ऊपर जो आस-पास का परिवेश है वो भी बहुत ज़्यादा जो मैटर है वो करता है। ठीक? किशोर में सीखने समझने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है, तो वह इस दौरान जो भी सीखता है या समझता है, उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा एक मोड़ है ना कि यहाँ पे हमने जो चीज़ सीख ली, उसको हम क्या करेंगे लंबे समय तक, अपनी लाइफ तक क्या करेंगे, उसको हमें हमेशा याद रखेंगे उस चीज़ को। ठीक है? भले ही वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गलत भी होती है, जैसे आप देखते हैं कुछ किशोर होते हैं गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जो कि लाइफ टाइम उनके साथ रहती है। अगर किशोरावस्था में उन्होंने वो चीज़ें ग्रहण करना चालू कर दिया, जैसे नशा करना चालू कर दिया या कोई गलत काम करना चालू कर दिया, तो क्या होगा, वो आगे भी वो उस चीज़ को कंटिन्यू ही रखेगा, क्योंकि उसको छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है? इसीलिए हम किशोरावस्था को एक निर्णायक मोड़ जो है अपनी ज़िंदगी का वो बोलते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ग्रह विज्ञान को जो ग्रह विज्ञान की परिभाषा है वो हमको देनी है, तो काफ़ी अ, क्वेश्चन आसान ही है ना? ग्रह विज्ञान की परिभाषा आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। ग्रह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? घर से संबंधित विज्ञान। शाब्दिक अर्थ यही है इसका, ग्रह विज्ञान, घर से संबंधित विज्ञान। ग्रह विज्ञान कला तथा विज्ञान का समावेश दिए हुए एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश व विदेश की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप योजनाबद्ध व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। तो यहाँ हमें मेनली क्या बताने का प्रयास किया गया है कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ हमें घर के बारे में बताया जाता है, साथ ही हमें विज्ञान से रिलेटेड चीजें बताई जाती है। यहाँ पर सिर्फ हमें हमारे परिवेश के बारे में नहीं बताया जा रहा, हमारे घर के बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे हमें देश में, विदेश में किस प्रकार की स्थिति चल रही है, उसकी भी जानकारी जो है वो दी जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वैसे आपका आंसर जो है ये इसी लाइन में है, ये जो है बता रखा है डिफाइन करने के लिए कि मेनली गृह विज्ञान में क्या-क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। आत्मसम्मान के 2 पहलू को स्पष्ट कीजिए। हमारा आत्मसम्मान क्या है? उसके 2 पहलू को हमें स्पष्ट करना है। फिर इसी में अथवा में है सकारात्मक व नकारात्मक स्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम हैं। एक में क्या आ गया है कि आत्मसम्मान के बारे में हमें बताना है, दूसरे में क्या आ गया है सकारात्मक व नकारात्मक स्व की अवधारणा को क्या है हमें बताना है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इनका जो आंसर है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ आत्मसम्मान की बात की जा रही है। 2 आत्मसम्मान आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता ही चल गया होगा कि सकारात्मक व नकारात्मक। एक तरीके से सकारात्मक में क्या है कि हम ना खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। हमें पता है कि हम सबसे अलग हैं, बेस्ट हैं। हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मक में क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं कि यार वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, वो ये काम करेगा तो सही है लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसी क्या है, ऐसी भावना जो है उत्पन्न होने लग जाती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक जो हमारा स्व है या फिर नकारात्मक आत्मसम्मान है वो कहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ क्या है। सकारात्मक में क्या है यहाँ पे, आशावादी होना। आशावादी मतलब इच्छा रखना है कि हाँ आगे ये चीज मैं कर सकती हूँ इस तरीके से, या ये चीज मेरे साथ हो सकता है। ठीक, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना, जितनी भी एबिलिटी है हमारे अंदर उसके ऊपर विश्वास रखना कि हाँ मैं ये काम करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे से ये क्या काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, स्वयं को अच्छे व्यक्ति के रूप में देखना, खुद की तुलना दूसरों से नहीं करना कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है या मेरे से कोई और ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। खुद को आपको क्या करना है, अच्छा समझना है कि हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, धीरे-धीरे क्या है कोशिश करते-करते मैं ये चीज़ जो है वो कर लूँगी। ऐसी एक भावना जो है मन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है?
नेक्स्ट नकारात्मक सम्मान बता रखा है, निराशावादी होते हैं, कोई भी आशा नहीं होती है, तुरंत हार मान जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते हैं, जितनी भी उनके अंदर गुण होते हैं, कौशल होते हैं, उसके ऊपर उनको विश्वास ही नहीं होता, उनको यही लगता है कि बस ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। किसी दूसरे की तरह बनना देखना चाहते हैं, किसी और के जैसा क्या चाहते हैं कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके जैसी बन जाऊँ। तो ये भावनाएँ किसमें आती है, तो हमारे नकारात्मक जो सम्मान है उसके अंदर आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही जो नकारात्मक सकारात्मक आपके सम्मान है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या है, मित्र समूह का स्वभाव पहचान पर क्या प्रभाव डालता है? अब जो मित्र समूह है हमारा, जैसे आप देखते हैं ना आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, तो वो किस तरीके से पहचान पर प्रभाव डालते हैं? अब आपने क्या सोचा होगा कि मतलब कोई आपके दोस्त का ग्रुप है, अब जिस तरीके से वो ट्रेंड में रहना चाहते हो, तो धीरे-धीरे क्या है, अब उस समूह के साथ आप रहोगे तो आपका भी मन करेगा कि हाँ, यार वो ट्रेंडिंग चीज़ें कर रही है तो मेरा भी तो मतलब मैं मेरे को पीछे नहीं रहना है, उसी के जैसा बनना है, उसी के जैसा करना है। एक तरीके से हो जाता है ना कि वो अपडेटेड है तो मेरे को भी अपडेटेड रहना है। तो इस तरीके से क्या है कि मित्र समूह ना एक प्रभाव डाल देती है हमारे ऊपर। तो वही आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किस तरीके से जो मित्र समूह है वो प्रभाव डालती है लोगों पर। तो क्या है, व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उसके मित्रों की स्वीकार्यता के आधार पर भी निर्धारित होती है। अब व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है, कई बार जो मित्र समूह है, उनकी जो अवधारणा होती है, उनकी जो सोच होती है, उसके हिसाब से ही वो खुद को समझता है। ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, किशोर अथवा वयस्क स्वयं को समाज का अभिन्न अंग समझना चाहता है। मित्रों के समरूप ही स्वयं को देखना चाहता है। अब कोई भी हो, ये एज यहाँ पे नहीं बता रखी हो, चाहे बच्चा हो, किशोर हो या वयस्क हो, सब क्या चाहते हैं, समाज में एक अच्छा स्थान जो है, अभिन्न अंग जो है समाज का, वो बनना चाहते हैं, जिसके ऊपर जो मित्र समूह है बहुत गहरा प्रभाव जो है वो डालती है। उनके द्वारा सम्मान तथा स्वीकार्यता व्यक्ति के स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अब हमने अब रियलिटी में तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि कोई एक बच्चा है, उसे पूरी क्लास में कोई बात नहीं कर रहा है। अब उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। वो खुद ही डरने लग जाएगा कि मैं किसी से जाके सामने से बात करूँ या कोई मेरे से बात करने के लिए नहीं आता, तो खुद के प्रति क्या होगा, उसको नकारात्मक सोच जो है वो आने लग जाएगी, है ना? बाकी मैंने रियलिटी में तो ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती थी तो सब बच्चे क्या है, पूरी क्लास की एक तरीके से दोस्त बन के रहती थी और हम सारे सेक्शन के बच्चों को जानते थे, है ना? तो पूरा ग्रुप ही हमने एक बना रखा था कि हम स्कूल के मोस्टली बच्चे जो हमारे जो भी हम जिस क्लास में पढ़ते थे, जिस स्टैंडर्ड में हम होते थे, उसके सारे सेक्शन के बच्चों को हमने दोस्त बना रखा था, ऐसा था, ठीक है? ऐसा मैंने मूवीज़ वगैरह में ही देखा है कि बच्चों कोई बच्चा जो होता है उसको छोड़ देते हैं, उससे बातचीत नहीं करते, तो ये अच्छी आदत नहीं होती है, क्योंकि हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो सभी क्या है, हमारे लिए इक्वल है। तो वही जो अवधारणा है बच्चे के मन में आने लग जाती है कि ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, या फिर मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जिससे क्या होता है, बच्चे के मन में बहुत गलत विचार जो है वो आने लग जाते हैं। तो यही मित्र समूह जो है बहुत गहरा प्रभाव डालती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, पहचान को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो पहचान है उसके बारे में हमें बताना है। पहचान को हम क्या तादात्म्य भी कहते हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है सीधे पहचान ना पूछ के आपसे ये जो वर्ड है वो पूछ लिया जाए, ठीक? पहचान को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं वो हम यहाँ पर दे रखा है। तो क्या है? फर्स्ट, व्यक्तिगत पहचान दे रखा है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत पहचान का तात्पर्य व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य लोगों से भिन्न बनाती है, ठीक? इसमें हमें क्या बता रखा है, व्यक्तिगत पहचान, स्वयं की, खुद की एक पहचान कि हमें क्या है, मेरे अंदर एक कौशल है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, किसी को भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? तो ये क्या हुआ, मेरा व्यक्तिगत कौशल हुआ, मेरा व्यक्तिगत एक खूबी है मेरे अंदर, ठीक है? तो ये किस में आ जाएगा, हमारे व्यक्तिगत पहचान में आ जाएगा, ठीक है? उदाहरण के लिए क्या है, व्यक्तिगत स्वरूप को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए जिम जाना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना इत्यादि। हम खुद को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, या हमारे अंदर कौन से गुण कौशल है, वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे व्यक्तिगत पहचान में आ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम सामाजिक पहचान जो है उसको हम देख लेते हैं।
तो क्या है सामाजिक पहचान का तात्पर्य उन क्षमताओं तथा योग्यताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ने तथा समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है। अब ये एग्जाम्पल जो टीचर वाला है, एक तो मेरा स्वयं का कौशल भी है, लेकिन क्या है इससे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो एक तरीके से क्या है कि समाज में एक स्थान तो बन रहा है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो है वो जुड़ेंगे, इसको देखेंगे, तो उससे क्या है एक स्थान बन जाएगा यहाँ पे कि हाँ ये टीचर जो है वो पढ़ा रही है। तो उसी तरीके से क्या है हमारा जो सामाजिक पहचान है वो हमारा ना समाज में एक जो स्थिति है वो बना देती है, अच्छी स्थिति जो है वो बना देती है, उसी को हम सामाजिक पहचान जो है वो बोलते हैं। ठीक है। वास्तव में एक व्यक्ति की एक ही समय में अलग अलग सामाजिक पहचान हो सकती है। जरूरी नहीं कि सबकी एक ही पहचान हो, व्यक्ति की अलग अलग जो सामाजिक पहचान है वो भी हो सकती है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को भारतीय मानने के साथ साथ स्वयं को सांस्कृतिक स्तर पर बंगाली, पंजाबी अथवा राजपूत मानता हो। जैसे कि अब यहाँ बता रखा है देश के बारे में कि हम रहते तो भारत में हैं, लेकिन भारत में राज्य अलग-अलग है ना? तो वही बता रखा है कि व्यक्ति सामाजिक पहचान में क्या है कि वो है इंडियन, बोलेगा कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन मैं इस राज्य से रिलेट जो है वो करता हूँ। जैसे मैं भारत की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं बिहार से आती हूँ। तो ये एक तरीके से क्या है सामाजिक पहचान हो जाएगी 2 अलग-अलग। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। स्व संकल्पना का क्या अर्थ है यहाँ पर हमें बताना है। स्वयं की संकल्पना, स्व संकल्पना से हम समझ सकते हैं स्वयं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, खुद के बारे में बात हो रही है। तो इसका अर्थ जो है हमें बताना है। तो क्या है, स्व संकल्पना स्वयं के बारे में अनुभूति और विचारों का एक संग्रह है। स्व संकल्पना और आत्मसम्मान व्यक्ति के पहचान के तत्व है। स्वयं और दूसरों को समझने में स्वशन कल्पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा स्व संकल्पना क्या है, स्वयं के बारे में अनुभूति, खुद के बारे में जानकारी जो है वो हमारी स्व संकल्पना होगी। जितने भी हमारे विचार है उसका जो संग्रह हमने कर रखा है अपने बारे में कि मैं इस चीज में अच्छी हूँ, मैं इस चीज को जानती हूँ, मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, स्व संकल्पना हो जाएंगी स्वयं के बारे में। ठीक है, जहां पर मैं की बात आ जाएगी वो स्वयं में आ जाएगा। बाकी यहाँ बता रखा है कि जो हमारा स्व संकल्पना है और आत्मसम्मान है, ये क्या है, हमारे व्यक्तिगत पहचान के 2 महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। बाकी क्या बता रखा है कि स्व और दूसरों को समझने के लिए जो हमारी स्व संकल्पना है बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरे अंदर कोई खूबी है, कौशल है, गुण है, मेरे सामने कोई व्यक्ति है उसके अंदर कोई कौशल होगा, कोई गुण होगा, तो क्या है जो स्व संकल्पना है कि मैं मेरे को उससे भिन्न बनाता है, उससे अलग बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्व संकल्पना कहेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है किस लिए, ताकि मैं खुद में और दूसरे में एक अंतर स्थापित कर सकूं कि उसके अंदर कोई और गुण है, मेरे अंदर कोई और गुण है। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। मध्यम बाल्यावस्था के दौरान किन प्रकार के स्व का विकास होता है। अब यहाँ पे हमें मध्यम बाल्यावस्था में कौन कौन से विकास के तरीके हैं, उसको मतलब विकास क्या क्या होता है उस समय पे, वही हमें बताना है। बाकी यहाँ स्व का विकास आ जाए या सिर्फ मध्यम बाल्यावस्था के बारे में बताइए, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए आए, तो वहां पे भी आप ये जो आंसर है वो लिख सकते हो। ठीक है। क्या है, इस अवधि में बच्चे का स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है, बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं से के संबंध में अपने स्वयं के बारे में बताता है। जैसे मैं मित्र जल्दी से बना लेता हूँ। बच्चा क्या है, उसको धीरे धीरे पता होने लग जाता है इस एज में कि मैं क्या कर सकता हूँ, स्वयं से मैं क्या चीज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दिया है कि बच्चा बताता है कि मैं मित्र जल्दी बना लेता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा अब सामाजिक विवरण और पहचान से संबंधित बातें करता है। जिस वर्ग से संबंधित होता है उसके संदर्भ में ही स्वयं को परिभाषित भी करता है। जैसे मैं स्कूल के क्रिकेट समूह में हूँ, अब इस चीज में क्या हो जाता है, बच्चा ना बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह जो है वो करने लग जाता है, तो खुद के बारे में बताता है, खुद के बारे में बताना चालू कर देता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, या फिर मैं वॉलीबॉल में अच्छा हूँ, मैं डांस में अच्छा हूँ। ये सारी चीजें क्या है, बच्चा स्वयं के बारे में जानने लग जाता है। बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं, वह अपने आप को दूसरों से अलग बताते हैं। जैसे मैं अ, किरण से तेज दौड़ सकता हूँ, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। जैसे कि बच्चे ना खुद की तुलना करने लग जाते हैं कि मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ, मैं उससे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा जल्दी जो है सम्स जो है सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरीके से बच्चा क्या है, धीरे धीरे डेवलप्ड होने लग जाता है।
में वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर रखते हैं, जो क्षमताएँ आदर्श है, उनमें अंतर कर सकते हैं। पूर्व विद्यालयी बच्चों की अपेक्षा इनका स्वयं अधिक वास्तविक हो जाता है, उनकी वस्तुएँ स्थितियों को अन्य लोगों के नज़रिए से देखने की क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे कि अब उनको पता लगने लग जाता है कि कौन-सी चीज़ मेरी है और कौन-सी दूसरे की चीज़ है। कई बार बैग वगैरह जो है, अब छोटे बच्चे हैं तो उनको पता नहीं होता, बैग वैग के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन मध्यम बाल्यावस्था तक क्या हो जाता है कि बच्चे खुद की चीज़ों के बारे में और दूसरों की चीज़ों के बारे में अंतर करना चालू कर देते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले हमें कारक बताने हैं कि जब किशोरावस्था के दौरान हमारे पहचान के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रभावित करती है। तो क्या है? जैविक और शारीरिक परिवर्तन, बहुत सारे जो परिवर्तन जो है हमारे होते हैं, ठीक है? जैसे कि जैविक हो गए या शारीरिक परिवर्तन हो गए। बहुत सारी चीज़ें जो है, चेंजेज़ जो है हमारे शरीर में, हार्मोन चेंज होते हैं या फिर हमारी हाइट वगैरह, वॉइस वगैरह या शरीर का जो आकार होता है वो चेंज होता है, तो ये सारे परिवर्तन क्या है, प्रभावित करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में परिवर्तन। अब धीरे-धीरे क्या है, परिवार के साथ भी जो थोड़े बहुत संबंध होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, या मित्र वगैरह जो होते हैं उनके उनसे साथ भी क्या है, अब चेंज होने लग जाता है कि अब हम किशोरावस्था के दौरान क्या है, बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलते हैं जो बचपन से ही चलते हुए आ रहे हो दोस्त। वरना हम क्या करते हैं, अब किशोरावस्था में अगर आप स्कूल से निकल के कॉलेज में जा रहे हो तो आपको नए-नए दोस्त देखने को मिलेंगे, नए दोस्त जो है आपके बन जाएँगे। तो इस तरीके से क्या है, किशोरावस्था के टाइम पे वो सारी चीज़ें भी क्या है, मैटर करती है। ठीक है? भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे जो चेंजेज़ देखने को मिलते हैं, जैसे तुरंत-तुरंत गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ठीक है? वो सारी चीज़ें क्या है, किशोरावस्था के दौरान होती है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो डालती है। संज्ञानात्मक परिवर्तन बता रखा है, इसमें भी हम लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे चेंजेज़ के बारे में हमें इसमें मेनली बताना है कि जैसे किशोरावस्था के दौरान जो चेंजेज़ होते हैं उसकी वज़ह से क्या होता है, कि चिड़चिड़ापन आ जाता है एक तो, और कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी ज़िम्मेदारी जो होती है वो बच्चे के ऊपर एकदम से आ जाती है। वो किशोरावस्था में होता है, चलता हुआ आ रहा होता है मध्यम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, लेकिन कई बार क्या होता है उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है। जिसकी वजह से वो उनको सँभाल नहीं पाते, जिससे बहुत सारे परिवर्तन जो होते हैं वो आ जाते हैं उनके शरीर में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो कि किशोरावस्था के टाइम हमारे पहचान के ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है वो डालती है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। किशोरावस्था में आमतौर पर पाई जाने वाली शारीरिक बनावट से संबंधित बीमारी के बारे में बताइए तथा उनसे बचने के उपाय को भी स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमें बीमारी बतानी है जो कि किशोरावस्था में पाई जाती है आमतौर पर, ठीक है? और उसके बारे में हमें बताना है और किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं वो भी हमें बताना है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी के बारे में बताइए, या फिर इस बीमारी का लक्षण पूछ लेगा, ठीक है? लक्षण बता देगा आपको, ठीक? और आपसे पूछेगा कि इस बीमारी का नाम क्या है तथा इससे बचने के उपाय बताइए, ठीक है? क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लोगे। तो हम इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमें फर्स्ट पॉइंट जो हमें बता रखा है वो क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा बता रखा है। तो इसमें क्या है? यह समानता किशोरावस्था, ये यहाँ पे गलत है, आयु होगा, ठीक है? थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है कि ये समानता किशोरावस्था आयु में ही दिखाई पड़ती है। इस उम्र में किशोर पहचान के संकट से जूझ रहे होते हैं। अब इस एज में क्या है, पहले से बहुत सारे चेंजेज़ जो है किशोर के अंदर हो रहे होते हैं, तो उस टाइम ही क्या होती है, इस नाम की बीमारी जो है किशोर के अंदर होती है और अपनी शारीरिक छवि के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें यह हमेशा एहसास होता है कि वे मोटे होते जा रहे हैं। इस वजह से वे अपना आत्मविश्वास खोने के साथ-साथ कुपोषित भी हो जाते हैं। अत्यधिक वज़न कम होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ बता रखा है जो हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसके अंदर इसके सिम्पटम्स क्या है, तो जो किशोर होते हैं उनको क्या लगता है कि वो अत्यधिक मोटे होते जा रहे हैं, उनका वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिसकी वज़ह से वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब यूज़ करना चालू कर देते हैं या खाना-पीना छोड़ देते हैं जिनसे उनका वज़न जो है वो कम हो जाए। लेकिन क्या है, उनका वज़न कम ही होता है, लेकिन उनको ये लगता है कि उनका वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस वज़ह से वो खाना छोड़ देते हैं और इससे क्या है, इस बीमारी से वो जो किशोर होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है? तो ये हमारा इसके सिम्पटम्स है किसके, एनोरेक्सिया नर्वोसा के।
अब जो नेक्स्ट है उसको हम देख लेते हैं, तो यहाँ हमें बुलिमिया बता रखा है। ये भी किससे संबंधित है? तो खान-पान से संबंधित ही है। व्यक्ति अपनी शारीरिक छवि से संतुष्ट नहीं होता है। इसमें भी क्या है, जो किशोर होते हैं अपनी शारीरिक बनावट से संतुष्ट नहीं होते। किस प्रकार से उनके शरीर की बनावट है, उससे उनको खुशी नहीं मिलती है। वह वज़न कम करने के असफल प्रयासों के बाद भी बार-बार खाने लगता है। अब क्या है, इसमें ऐसा बता रखा है जो कि हम मोस्टली लोगों में ना देख भी सकते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं भी चाहती हूँ थोड़ा वज़न कम कर लूँ, लेकिन एंड में मैं खाना खा ही लेती हूँ बहुत सारा, ठीक है? तो वैसे ही इसमें बता रखा है, इसमें क्या है, बट मुझे ये बीमारी नहीं है। तो इसमें क्या बता रखा है कि वज़न कम करना चाहते हैं जो किशोर होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, असफल प्रयास करने के बाद भी क्या करते हैं, वो बहुत सारा खाना जो है वो खा लेते हैं। अधिकतर खाने पर उल्टी करने, अपना खाना बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या है, ये एक तरीके से क्या करते हैं, बहुत सारा भोजन तो ग्रहण कर लेते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज़ भी करते हैं, बहुत सारा भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसको निकालने के लिए, खाना निकालने के लिए क्या करते हैं, उल्टी कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, इससे गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे किशोर को पोषित होने के साथ-साथ यहाँ पे कुपोषित होगा, ठीक है? कुपोषित होने के साथ-साथ शरीर में ऐंठन, गुर्दे खराब होना, हृदय गति का असामान्य होना, दाँतों में विकार होना जैसे कुछ लक्षण जो है वो उससे ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है? वो ऐसा करते तो हैं, जैसे खाना, वो एक्सरसाइज़ वगैरह उन्होंने किया, लेकिन वज़न कम करने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज़ कर लिया, लेकिन बहुत सारा खाना भी खा लिया। उसके बाद वो खाना निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ-कुछ प्रयास कर रहे हैं, उल्टी वगैरह कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनके शरीर में बहुत सारी कमियाँ जो है वो हो रही है, जिससे बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रही है। जैसे यहाँ बता दिया हमें, कुपोषण होने के साथ-साथ क्या हो सकता है, शरीर में ऐंठन हो सकती है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, हृदय की गति जो है वो असमान हो सकती है और इन सब प्रॉब्लम से क्या होते हैं, जो किशोर होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है? तो ये किशोरावस्था में हमें 2 बीमारी बता रखे थे। अब हम इन दोनों से किस तरीके से बच सकते हैं, उसके उपाय को हम देख लेते हैं। तो क्या है, किशोरों को अपनी छवि से संतुष्ट होना चाहिए। किशोरों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए इस एज में तो ख़ासकर कि मतलब शरीर की बनावट जैसी भी है, मेरी है, मेरे को एक्सेप्ट करनी है। ये गलत नहीं रखना चाहिए सोच कि वो पतला है या वो फिट है तो मुझे उसी के जैसा होना है, या मैं बहुत पतली हूँ मुझे मोटा होना है, ऐसा नहीं है। हमें खुद से संतुष्ट रहना पड़ेगा, खुद खुश रहेंगे उसके बाद हम जो भोजन ग्रहण करेंगे, वो भी हमारे शरीर में लगना चालू हो जाएगा। ठीक है? तो किशोरों को क्या है, अपनी छवि से संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं का आदर करना और महत्व देना चाहिए। खुद का क्या है, आदर करना चाहिए और खुद को महत्व जो है वो देना चाहिए। संतुलित आहार लेना, अधिक मात्रा में रेशा लेना, अच्छे प्रकार से हमें आहार जो है वो करना चाहिए। सकारात्मक सोच रखना चाहिए एवं सक्रिय रहना चाहिए। हमेशा हमें सकारात्मक मतलब सही सोच रखनी चाहिए और एक्टिविटी वगैरह जो है वो हमेशा करती रहनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? इसकी योजना करते समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? अब हमें संतुलित आहार जो है उसके बारे में हमें बताना है कि वो क्या है और इसकी योजना को बनाते टाइम हमें किन-किन बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो क्या है, अ, वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में शामिल हो, संतुलित आहार कहलाते हैं। इसकी योजना हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। तो जिसमें क्या है, हमारा संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में उपलब्ध हो, उसको हम संतुलित आहार बोलेंगे, ठीक है? अब हम उसको किस प्रकार से बना सकते हैं, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए संतुलित आहार बनाने के लिए, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हो। ऐसा नहीं है संतुलित आहार आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपने बस या तो दाल रख ली है या चावल रख लिया है या गेहूँ रख लिया है, ऐसा नहीं है। उसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, जो भी पोषण युक्त खाद्य पदार्थ होंगे उसका मिश्रण जो है हमें उसमें रखना होगा। सभी खाद्य वर्गों का इस्तेमाल किया जाता है, सभी पोषक तत्व आरडीए के अनुसार होते हैं। इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होते हैं। यह पोषक तत्वों की अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी उपलब्ध कराता है। यहाँ पे हमें बता रखा है कि आरडीए के अनुसार क्या है, सभी पोषक तत्व हम क्या करते हैं, हमें संतुलित आहार में डालने चाहिए। साथ ही में क्या है, सारे पोषक तत्व हमें सही अनुपात में क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने के में मदद करता है। हमारा जो संतुलित आहार है, हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से रहे, इसलिए क्या करता है, बहुत सहायता करता है।
लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन बनाए रखता है। अब क्या है, बता रखा है कि जितनी हमारी लंबाई है उसके हिसाब से क्या है, हमारा शारीरिक वजन भी जो है बनाने का जो पूरा क्षमता है संतुलित आहार के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि आपका हाइट जो है बहुत ज़्यादा और आपका शरीर क्या है बिल्कुल पतला है, या फिर आपकी हाइट कम है और आपका शरीर जो है बहुत मोटा है। तो वो भी एक तरीके से किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। खाद्य पिरामिड का आधार स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व रखता है? हमें खाद्य पिरामिड के आधार के बारे में बताना है। तो वो क्या रखता है जो हमारा स्वास्थ्य में किस प्रकार से जो महत्व है वो निभाता है? खाद्य पिरामिड का आधार। तो हम देख लेते हैं क्या है। खाद्य पिरामिड के आधार में अनाज तथा उसके उत्पादन शामिल किए गए हैं। हमने क्या किया है, खाद्य पिरामिड के आधार पर अनाज को शामिल किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिससे ऊर्जा तथा प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा क्या है, हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलती है, शरीर में कार्य करने की क्षमता जो है इससे हमें प्राप्त होती है। इसके ग्रहण से मनुष्य के पोषण का आधार ठोस तथा मजबूत हो जाता है। जब हम अनाज को ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, तो हमारा जो पोषण है उसका आधार जो है ठोस व मजबूत हो जाता है। मतलब पोषण हमें बहुत अच्छी मात्रा में इससे प्राप्त होता है। विभिन्न कार्य को करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है अनाज से प्राप्त होगी। भोजन का ठोस एवं मजबूत आधार ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए मजबूत नींव का काम करती है। अब बता दिया यहाँ पे इस लाइन में, तो आप पूरा समझ ही गए होंगे आंसर कि एक नींव का काम कर रही है। अब जब नींव मजबूत है तो क्या होगा, घर का एग्जाम्पल लेके हम देख ले तो नींव मजबूत है तो घर भी मजबूत होगी। ऐसे हमने भोजन जो है बहुत अच्छा लिया है, बहुत सही भोजन जब हमने खा लिया है तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर भी जो है बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। संसाधनों को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हमें संसाधन जो है उसके बारे में बताना है। तो क्या है, संसाधन वह होते हैं जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं। यह हमारे लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करते हैं, जैसे समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि, सामग्री। ये हमारे संसाधनों के नाम हैं। ठीक है, समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि और सामग्री, ये सब हमारे किसके नाम है, हमारे संसाधन के नाम है। संसाधन क्या है, कोई भी चीज़ जो कि हमारी सहायता में आ रही है, किसी भी चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, उसको हम संसाधन बोलेंगे। जैसे ये पेन है, इससे मैं लिखने का काम कर रही हूँ, तो ये भी मेरे लिए क्या है, संसाधन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब यहाँ हमें मानव संसाधन के बारे में बताना है। तो क्या है, मानव संसाधन किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख होते हैं, जैसे ज्ञान, ऊर्जा, कौशल आदि। यहाँ मानव संसाधन की बात की जा रही है, जैसे मानव के अंदर जो भी कौशल है, कोई भी आइडिया है मानव को आता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सकता है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएँगी, हमारे मानव संसाधन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है कि मानव जो भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग करता है, उसको हम मानव संसाधन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ बता रखा है, ज्ञान हो गया, ऊर्जा हो गया, कौशल हो गया या फिर अन्य चीज़। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और कौशल भी चाहिए होता है, या किसी भी व्यक्ति के अपने खुद के संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, मानवीय संसाधन में क्या आ गया, तो इसमें ज्ञान है, ऊर्जा है, कौशल है। कोई भी कार्य करने के लिए, योजना बनाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मेहनत लगाना पड़ेगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक है, और जो आइडिया वगैरह है उसको बनाने के लिए हमें क्या है, कौशल की आवश्यकता भी पड़ेगी। ठीक, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नियोजन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। हमें नियोजन के बारे में यहाँ बताना है। नियोजन एक तरीके से योजना बनाना ही होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। नियोजन का अर्थ है जो भी संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, हम उन संसाधनों का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं। अब हमने क्या किया है, हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी संसाधन है, जिस जिस संसाधन का हमने यूज किया है और हमने यूज करने के लिए क्या किया, एक योजना बनाया है। ऐसा नहीं है कि जितना भी संसाधन आते जा रहा है मैं उसका यूज करते जा रही हूँ। ठीक,
हमने एक हिसाब से योजना बना ली है कि मेरे को कार लेनी है, तो उसके लिए मुझे कितनी धन संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो उस तरीके से क्या है, योजना बना लिया है, उसके बाद संसाधनों की पूर्ति के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी संसाधन की आवश्यकता है उसको खरीद रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियोजन बोलेंगे। एक तरीके से योजना बना रहे हैं, उसको हम नियोजन प्रक्रिया कहेंगे। जैसे किसी भी कंपनी में यहाँ पर होगा, कंपनी में जॉब करने के लिए हम यह योजना बनाते हैं कि उस कंपनी की वैकेंसी कब निकलेगी, ठीक है? यहाँ बता रखा है, जैसे किसी भी कंपनी में हमें जाना है तो हम यही देखेंगे ना कि उसकी वैकेंसी कब निकलने वाली है। हम उस कंपनी में काम करने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ चाहिए और हम उन योग्यताओं को किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। कोई भी वैकेंसी मान लो निकली है आज से 1 महीने बाद की, तो मैंने उसको पढ़ लिया है, मुझे पता चल गया है कि कौन-कौन सी योग्यताएँ उनके अंदर होनी चाहिए, जो व्यक्ति यहाँ काम करेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि उन योग्यताओं को जल्दी से जल्दी क्या करूँ, ग्रहण कर लूँ। तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे योजना बनाया है, ठीक है? तो इसी तरीके से क्या होता है, हम संसाधन में ही क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हमें संसाधनों का प्रयोग करना है। उसी को हम नियोजन प्रक्रिया जो है वो कहते हैं। तो ठीक है, आपको आई होप ये भी क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, क्या है, हमें यहाँ बताना है कि स्पिन सटर शब्द का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या है, पहले सामान्य युवा अविवाहित लड़कियां बेहतरीन सूत की कताई करती थी क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत कुशल होती थी। इसी संदर्भ में क्योंकि कताई को स्पिनिंग भी कहा जाता है, इसलिए अविवाहित लड़कियों के लिए स्पिन सटर पर शब्द का उद्भव हुआ। ठीक है, ये स्पिन शटर शब्द का उद्भव हमने किस तरीके से किया, तो क्या हुआ, पहले के टाइम पे जो महिलाएं थी, अविवाहित महिलाएं थी, वो क्या करती थी, सूत काटने का काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, जिसको हम स्पिनिंग भी कहते थे। इसीलिए हमने क्या किया, जो भी अविवाहित लड़कियां जो है, जो भी ये काम करती थी, उनके लिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, स्पिन सटर रख दिया। ठीक है, उसी से इसका उद्भव जो है वो हुआ। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। सूत और धागे में अंतर स्पष्ट करना है हमें। सूत क्या होता है, धागा क्या होता है, उसके बारे में बताना है। तो क्या है, सूत और धागा, सूत और धागा मूल्यतः समान होते हैं। सूत और धागा क्या होते हैं, मूल्यतः समान ही होते हैं। सूत शब्द अक्सर कपड़े के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। विनिर्माण जैसे कि हमने कोई क्या किया है, वस्त्र तैयार हो चुका है लेकिन कोई कमी आ गई है उसके अंदर, या फिर हम दोबारा उसको क्या करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से और बनाना चाहते हैं, जब हमने विनिर्माण किया, उसका दोबारा से उसको निर्मित किया है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सूत शब्द का प्रयोग करेंगे। जबकि धागा वह उत्पादन है जैसे कपड़े को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। धागा वो उत्पादन है, जैसे ये धागा है, इससे क्या हुआ है, ये कपड़ा जो है ये जुड़ रहा है और एक आकार जो है वो ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धागा। और सूत जो है इसके विनिर्माण में, जब ये बन चुका है, थोड़ी बहुत कहीं कोई कमी लग गई हो या इसको और आकर्षक बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो दोबारा इसको हम किसी साँचे में ढालेंगे, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, सूत बोलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ हमारा, हम देख लेते हैं। शेडिंग किसे कहते हैं? तो क्या है, पारंपरिक करखे में तान्हा पिछली और चढ़ा रहता है। ये हमारा पारंपरिक जो करखा होता है, में चरखा होता है, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है? ऐसा कुछ होता है। तो वही बता रखा है, इसमें क्या है, जो ताना होता है वो पिछली ओर चढ़ा होता है। खड्डी में हैंडल एवं हारसेन के द्वारा ताने के कुछ निश्चित धागों को सुंदर डिजाइन के लिए ऊपर नीचे किया जाता है। अब यहाँ पे जो धागा है उसको जब हम यहाँ पे लेकर जाते हैं, दोनों साइड से जाता है। जब हम इसमें सुंदर डिजाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो धागा होता है उसको इस प्रकार से ऊपर नीचे जो है वो लेकर जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेडिंग बोलते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा करखा है उसमें हमने क्या किया है, जो हमारा धागा है या फिर हमारा जो ताना है, ताना की हम बात कर ले, उसको हमने चढ़ा दिया है पीछे की ओर, और जब हम उसको क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, तो उसको हम किस नाम से बुला रहे हैं, तो शेडिंग के नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ हमें रेयॉन तथा नायलॉन के बीच में अंतर जो है वो स्पष्ट करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बाकी हम इसको फिर देखते हैं। ठीक
ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, फर्स्ट हमें रेयॉन के बारे में बता रखा है कि क्या है, यह प्राकृतिक तंतु के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या है, रेयॉन में हम प्राकृतिक तंतु के सभी गुण इसके अंदर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयॉन सभी तंतुओं के साथ मिलाया जा सकता है। अब रेयॉन एक ऐसा तंतु है ना जिसको हम और अन्य तंतुओं के साथ भी मिला सकते हैं। ठीक है, मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयॉन में सूत की अपेक्षा नमी सोखने की अधिक क्षमता होती है। रेयॉन जो होता है वो सूत से भी ज्यादा, सूती वस्त्र जो हमारा होता है उससे भी ज्यादा क्या करता है, तो सोखने की क्षमता, पानी सोखने की क्षमता, नमी सोखने की क्षमता रेयॉन के अंदर होती है। ठीक है, रेयॉन में कपास की अपेक्षा कम ताप सहने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे कम गर्म इस्त्री द्वारा प्रेस करना चाहिए। रेयॉन जो होता है गर्म, ज्यादा गर्मी जो है वो नहीं सह सकता, इसलिए इस्त्री करते टाइम हमें क्या करना चाहिए, इस्त्री को हल्का ठंडा ही रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ नायलॉन है। नायलॉन क्या है, लंबाई में आवश्यकता अनुसार नियंत्रित की जा सकती है। अब नायलॉन को हम अपने अनुसार से क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, नायलॉन के तंतु बहुत ही मजबूत एवं हल्के होते हैं। इसके तंतु बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, टूटते नहीं है और काफी हल्के भी होते हैं। नायलॉन के तंतु सिकुड़ते नहीं है। नायलॉन के तंतुओं में अवशोषकता का गुण न के बराबर होता है। अब यहाँ पे तो क्या है, हमारा रेयॉन जो था वो काफी अच्छा नमी को सोखता था, लेकिन हमारा जो नायलॉन है वो क्या करता है, उसके अंदर जो सोखने का गुण है, अवशोषकता का गुण है, वो बहुत कम है। ठीक है, नायलॉन के तंतु ताप के कुचालक होते हैं। अधिक ताप का नायलॉन के तंतुओं पर कुप्रभाव पड़ता है। ज्यादा जो ताप है ये भी क्या करता है, सहन नहीं सकता है। ठीक है, अब आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसको हम देख लेते हैं। संचार माध्यम के द्वारा किस प्रकार शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अब हमारा जो संचार है उसको द्वारा हम किस प्रकार से जो शिक्षण है हमारा उसको हम अच्छा बना सकते हैं, वो हमें बताना है। तो क्या है, शिक्षण में अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर वह स्थानीय भाषा में नए नए अधिगम का अनुभव जोड़ कर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है कि हम शिक्षण में अधिक से अधिक दृश्य माध्यम, देखने का माध्यम, सुनने का माध्यम, और क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्थानीय भाषाओं में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रचार जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम शिक्षण को काफी प्रभावी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ बता रखा है कि हमने अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इमेज भी लगा सकती हूँ। आपको बोल के भी पढ़ा सकती हूँ, तो आपको इमेज भी दिखाई देगा, आप बोला हुआ भी जो है उसको भी समझोगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बच्चों को अच्छा भी लगेगा और इमेज के साथ और सुनने के साथ क्या उनको समझ में भी आएगा। अब ये क्या होता है कि हम जो डिजिटल हमारा हो गया उससे हम क्या करते हैं, अलग अलग भाषाओं में भी हम बना सकते हैं। जैसे क्षेत्रीय भाषाएं हो गई, हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषाएं होती है, तो उनकी जैसा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, जिससे शिक्षण क्या है, काफी अच्छा और आसान हो गया है। ठीक है, जैसे अंतःक्रिया परक अनुदेश वाली शिक्षण सामग्री, वीडियो, ऑडियो, कैसेट और डिस्क आदि, इन सब का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण को अच्छा और हम उसमें क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। दृश्य डेटा किसे कहते हैं। दृश्य डेटा हम किसे बोलते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो क्या है, टेलीफोन नेटवर्क या केबल सिस्टम के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से घर के टीवी सेट तक प्रेषित इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा को दृश्य पाठ या दृश्य डाटा कहते हैं। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार पाठ या डाटा बदल सकते हैं। जैसे आजकल की हमारी जो टीवीज आ चुकी है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने फोन द्वारा या किसी कंप्यूटर लैपटॉप द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने टीवी को हम चला सकते हैं। अब ऐसा हो गया ना सिस्टम, तो वही बता रखा है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मनपसंद जो भी चीजें है उसको हम देख सकते हैं। इसी को हम दृश्य डाटा बोलते हैं, या फिर हमारा दृश्य पाठ जो है वो बोल सकते हैं। अपने हिसाब से हम उसमें चैनल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा दृश्य डाटा में आएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अंतर संस्था संचार और अंतः संस्था संचार में हमें अंतर स्पष्ट करना है। दोनों का नाम काफी सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, अंतरा संस्था संचार। इसमें क्या है, अंतरा संस्था संचार अथवा
संस्थागत संचार, ये दोनों ही एक दूसरे के नाम है, ठीक है। एक ही संस्था के लोगों के मध्यम संबंधों का निर्वाह करने की दृष्टि से है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक ही संस्था के लोग हैं, यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। किसमें? अंतरा संस्था संचार में। एक ही, अब कोई भी संस्था है, हम यहाँ पे स्कूल की बात ले लेते हैं। स्कूल है, अलग-अलग स्कूल होते हैं, लेकिन एक स्कूल के टीचर क्या है, एक दूसरे को जानते हैं। जैसे आपके स्कूल का एक टीचर होगा, वो अपने स्कूल के टीचरों को जानता होगा, तो एक समूह हो गया एक तरीके से, है ना? तो हम उस तरीके से एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे कि हम वहाँ पे एक ही संस्था के लोगों की बात कर रहे हैं, अंतरा संस्था संचार में, ठीक है। इस प्रकार के संचार में अलग अलग पदों पर काम करने वाले लोग एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो वही है कि इसमें क्या है, अलग अलग पद के लोग हैं। जैसे कि हम एक प्रिंसिपल मैम ले लेते हैं, उनसे कम सीनियर कोई टीचर होती है, उनको ले लेते हैं, और नीचे की टीचर होती है 10th-12th लेवल की, उनको हम ले लेते हैं। उनसे कम की होती है 6th-7th-8th लेवल की, उनको हम ले लेते हैं। तो पद अलग अलग है ना? लेकिन उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षित करना। तो ये होता है अंतरा संस्था संचार में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा? अंतः संस्था संचार। इसमें क्या है? अंतः संस्था संचार किसी की संस्था द्वारा दूसरी संस्था के लोगों से अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे कि अब मान लो हम यहाँ पे 2 स्कूलों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 स्कूल हैं, ठीक है? अब यहाँ के जो प्रिंसिपल है, उनका मानना है कि यहाँ का जो ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, वो ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको ठीक करवाएँ। वहीं दूसरी तरफ जो स्कूल है, ये भी चाहता है कि हमारे स्कूल का भी जो प्लेग्राउंड है, वो कुछ खास नहीं है, तो हमें भी क्या है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे से संपर्क स्थापित करेंगे, ताकि क्या करें, दोनों आपस में जुड़े। वैसे यहाँ बता रखा है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, जब 2 संस्थाएँ आपस में जुड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंतः संस्था संचार कहते हैं, ठीक है। अतः संस्था अत अंतः संस्था संचार किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के आपसी सहयोग और समन्वय के लक्ष्य की दृष्टि से किया जाता है। वही बता रखा है कि आपस में क्यों जुड़ते हैं, तो इनकी कोई ना कोई अपनी क्या होती है, रीजन होता है जुड़ने का। उसी के लिए क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं। इनकी कोई लक्ष्य होती है, उसकी प्राप्ति के लिए ये आपस में जुड़ रहे हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? अंतः संस्था संचार। ये यहाँ पे क्या हो रही है, अलग अलग समूहों की बात की जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, एक ही संगठन के लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसको हम देख लेते हैं। उपग्रह प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। हमारा जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है वो क्या है, उसके बारे में, ठीक है। तो हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? उपग्रह प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। हमारा जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है उसके बारे में बताना है, या उपग्रह की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंतरिक्ष की बात की जा रही है। एक तरीके से हम इसको ले ले तो, कि हमें उसके प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हमें मेनली इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्या है? सुदूर संवेदन, अर्थात किसी दूरदर्श वस्तु को पकड़ पाना, इसके द्वारा आंकड़े तेजी से और एक बार और बार-बार एकत्र किए जाते हैं। जैसे ये हम अर्थ की बात कर ले, तो हम यहाँ बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है वो भेजते हैं ना, तो हम किस लिए भेजते हैं? ताकि जो दुनिया की अलग-अलग जगहें हैं, हम वहाँ क्या कर सकें? नज़र रख सकें। ये अर्थ थोड़ा ये हम यहाँ पे ऐसे दुनिया बना दे मतलब देश बना देते हैं, क्या हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे जो हमने सैटेलाइट जो लगाई है वो क्या है? ये एक तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कुछ-कुछ हमें देश दुनिया के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है? और ये अलग-अलग देश क्या है, अपने-अपने जो सैटेलाइट्स है वो भेजते रहते हैं, ठीक है? इससे हमें क्या है, बहुत सारी जानकारी जो है देखने को मिलती है इससे। तो कौन-कौन सी जानकारी है, जैसे कि हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जो आंकड़े हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, तेज़ी से देख सकते हैं और बार-बार एकत्र कर सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन जैसे मौसम या कृषि की दक्षता पूर्ण चित्रण या प्रतिबिंब लेने में सहायक है। ऊपर से क्या करता है, तो जितने भी मतलब कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी घटना घटित हो रही है, तो उसका इमेज क्या है, इसके द्वारा हम ले सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास का कार्यक्रम में की उन्नत अनुप्रयोग, ये हमने क्या किया है कि ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और साथ ही में भारतीय अंतरिक्ष विकास के कार्यक्रम में हमने क्या किया, इसका इस्तेमाल जो है वो किया है। विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराना और बेहतर व वैश्विक प्रतिस्पर्धा, क्या बता रखा है
कि इससे हमने क्या किया है, हमने ऐसी-ऐसी जो सैटेलाइट्स है उसको बना लिया है कि वो बहुत ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाली है। साथ ही में हमें क्या करती है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बारे में बताती है। जैसे यहाँ पे बता रखा है, दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराती है ये हमसे, ठीक है? कि हम मतलब दूरसंचार प्रणाली क्या हुआ? कोई व्यक्ति पास में नहीं है, उसके बाद भी क्या है, हम संचार कर रहे हैं, एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हमें दूसरी जगह की जानकारी जो है वो मिल रही है। तो उसके लिए भी क्या है, हमारा जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है, ठीक है? और इससे क्या होता है कि बहुत सारे देशों में अब प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब यहाँ पे इसका क्या है, ये कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा जो है हमारा कॉम्पिटिशन है कि इसके लिए अब हम हर जगह की बात करें तो होड़ मची हुई है कि हमें आगे निकलना है, हमें आगे निकलना है। तो इसमें भी क्या है, इनकी जो एक कॉम्पिटिशन है वो चल रहा है। दूरदर्श और अलग-विलग क्षेत्रों को भी विकास का लाभ उपलब्ध कराता है। अब ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमें हमारे पास जानकारी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट के द्वारा उनसे भी जुड़ सकते हैं, उन राज्यों के बारे में, देशों के बारे में भी जान सकते हैं, जो कि संसाधन से वंचित रह गए हैं, ठीक है? तो ये सारे फायदे किसके, हमारे उपग्रह प्रौद्योगिकी के फायदे हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। अब हमें स्वास्थ्य के बारे में बताना है, तो क्या है, हमारे WHO जो है उसके अनुसार क्या है, स्वास्थ्य वह स्थिति जिसमें मनुष्य मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहता है। मनुष्य में रोगों का अभाव होने का मतलब उनका स्वास्थ्य नहीं है। अब यहाँ क्या बता रखा है, हमारे WHO ने क्या बोला है कि व्यक्ति कब स्वस्थ होगा, जब उसकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्थिति पूरी तरीके से ठीक होगी। किसी व्यक्ति का निरोगी होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ व्यक्ति है, जब तक क्या है, वह इन तीनों रूप से स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है? रोग का अर्थ शारीरिक स्वास्थ्य की क्षति, शरीर के किसी भाग या उनके कार्य में परिवर्तन, विघटन, विषल्पता का होना होता है, जो सामान्य कार्य करने में बाधा डालते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहने देते हैं। अब WHO के अनुसार अस्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिनके अंदर कोई भी समस्या जो है उत्पन्न होती है, चोट लग जाती है या कोई भी घाव हो जाता है, तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है या तुरंत-तुरंत क्या है, कोई ना कोई दिक्कतें आने लग जाती है, तो WHO के अनुसार वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है? और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी स्थिति यही है कि वो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और क्या है, हमारा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसी को क्या बोलेंगे, पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुपोषण क्या है वो हमें बताना है। सामान्य पोषण में किसी प्रकार का बदलाव कुपोषण कहलाता है। सामान्य पोषण, जैसे सामान्य स्थिति में कोई भी बदलाव हो रहा है। दो प्रकार के हमारे कुपोषण होते हैं। एक कौन सा होता है हमारा कुपोषण, तो एक हमारा अल्प पोषण होता है, एक हमारा अति पोषण होता है, ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं। तो वज़न बढ़े या कम हो, उस दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, कुपोषण ही कहेंगे एक तरीके से, ठीक? तो कुपोषण में किसी भी प्रकार का शरीर में बदलाव देखने को मिल रहा है, वज़न में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसको हम कुपोषण जो है वो कहेंगे। जब पोषण तत्वों का अंतःग्रहण शरीर द्वारा अपेक्षित मात्रा से कम या अपेक्षा से अधिक हो, मतलब जो भोजन है वो शारीरिक कोई भी हमारी जितनी भी अपेक्षा है हमारे शरीर को उससे कम या उससे ज़्यादा लग जा रहा है, तो वो किस में आएगा, कुपोषण में आएगा। तो उसका परिणाम कुपोषण होता है। कुपोषण अल्प और अति दोनों स्वरूप में देखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले आपसे कि कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? संवेदनशील लोगों की देखभाल से क्या अर्थ है, अब हमें यहाँ बताना है। जो हमारे संवेदनशील जो लोग होते हैं, जिन पे हमें खास ध्यान देना होता है, तो उनसे हमारा यहाँ पर क्या मतलब है? क्या है उत्तर, संवेदनशील लोगों की देखभाल का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को स्नेहपूर्ण देखभाल तथा ध्यान देना ज़रूरी है। क्या बता रखा है कि हर व्यक्ति को क्या है, एक स्नेहपूर्ण जो व्यवहार है उनके साथ करना चाहिए, अच्छा व्यवहार जो है उनके प्रति रखना चाहिए, जो देखभाल के व्यवहार से झलकती हो। अब किस प्रकार से हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका हाल-चाल पूछ रहे हैं, उससे पता चलना चाहिए कि हाँ, हम स्नेह की भावना उनके प्रति रखते हैं। उदाहरण के लिए शिशु को सही प्रकार का आहार सही मात्रा में दिया जाना,
वो साथ-साथ उसकी देखभाल भी करना। अब संवेदनशील व्यक्ति में तो शिशु भी आता है, क्योंकि वो अपनी बातें खुद नहीं बोल सकता, उसको नहीं पता क्या कब चाहिए, बस वो तो रो देगा कि हाँ, मेरे को अब भूख लगी है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई भी सिचुएशन में क्या होगा, बच्चा तो रो देगा। तो वही है कि उसको क्या है, एक स्नेह की आवश्यकता होती है। तो हम उनको टाइम-टाइम पे खाना दे रहे हैं, कोई समस्या है तो इलाज करवा रहे हैं, तो एक तरीके से क्या है, वो स्नेह जो है, जो सबसे ज़्यादा माता-पिता करते हैं, वो बच्चों को पता चलता है। गर्भवती महिलाओं को परिवार, समुदाय व कार्यस्थल पर उन्हें नियुक्त करने वाले अफसरों द्वारा देखभाल तथा सहायता दिया जाना, जिसकी ज़रूरत उन्हें होती है। एक तरीके से जो गर्भवती महिलाएँ हैं, वो भी संवेदनशील व्यक्तियों में ही आएँगी। तो इसलिए क्या है कि उनको अपने आस-पास का माहौल अच्छा चाहिए होता है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर व्यक्ति क्या उनके लिए इस प्रकार के प्रयास जो है वो कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। बीमार व्यक्ति को आहार, पोषण, उपचार, देखभाल तथा ज़रूरत की सहायता दिया जाना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ज़्यादा एज का है, तो उनके लिए क्या है, उपचार करवाना, उनकी सहायता करना, ये सारे में क्या हो जाएगा, उनको खुशी मिलेगी, उनको लगेगा कि हाँ, सामने वाला मेरे से स्नेह करता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने संवेदनशील जो भी व्यक्ति है, उनकी हम सहायता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि तथा विकास में हमें अंतर बताना है। हमारा वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वो हमें बताना है। तो क्या है वृद्धि? वृद्धि को हम माप सकते हैं। हमारा जो शरीर जो है वो बढ़ता है, जिस हिसाब से तो हम मापते हैं ना, इतने हम हैं, जैसे 5.2 इंच हो गया, ऐसे-ऐसे हम क्या करते हैं, नाप लेते हैं। वृद्धि शरीर आयाम से जुड़ी होती है, जैसे कद, वज़न आदि। अभी हमारी वृद्धि क्या-क्या है, तो ये हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि हमारा वज़न बढ़ता है, कद, हमारी लंबाई बढ़ती है, ठीक है? तो ये सब किसमें आते हैं, वृद्धि में आते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ऊपर ही हमने देख लिया था, इसको माप लेते हैं, तो ये मात्रात्मक होती है, हम इसको गिन सकते हैं। विकास क्या है? विकास को हम माप नहीं सकते हैं, अवलोकन द्वारा समझा जा सकता है। इसको हम सिर्फ़ एक हमने तुलना कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं उसका, उससे हम क्या कर सकते हैं, विकास को समझ सकते हैं। विकास बहुमुखी, बहुआयामी होते हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं है, इसके आयाम जैसे हमें बता दिया, किससे जुड़े होते हैं, ये कद वज़न से जुड़े होते हैं। इसका कोई भी आयाम नहीं है, ये बहुया आयामी है। विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक होते हैं। ये क्या है, गुणात्मक होते हैं एक तरीके से विकास। किस प्रकार के विकास आपके अंदर हो रहे हैं? कोई कौशल आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है या कोई अन्य चीज़ आपके अंदर अच्छी चीज़ उत्पन्न हो रही है या फिर आप बीमार नहीं पड़ते, ये भी एक तरीके का विकास होगा, ठीक है? तो ये सब क्या है, इसमें आएँगे हमारे विकास के अंदर, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ अपना। सामाजिक विकास क्या है? शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है? हमें अब सामाजिक विकास के बारे में बताना है और कोई जो बच्चा है उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा वो बताना है। तो क्या है, आरंभिक संबंध तथा मनोभाव जो शिशु भी देखकर जो भी शिशु की देखभाल करता है, शिशु को उससे एक लगाव उत्पन्न हो जाता है, जो कि उसकी सामाजिक क्रिया दर्शाता है। अब शिशु क्या है, बचपन से किसी एक व्यक्ति के साथ रह रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसका लगाव जो है उस व्यक्ति के साथ होने लग जाएगा। तो एक तरीके से क्या है, वो जो सामाजिक लगाव जो है वो बच्चे के अंदर उत्पन्न होने लग जाता है, ठीक है? शिशु का सामाजिक विकास क्या है? शिशु को देख-रेख तथा जब शिशु को देखकर जब मुस्कुराते हो, तो हमें मुस्कुराता देखकर वह भी मुस्कुराता है और आवाज़ निकालता है। ये सामाजिक विकास है कि हमने बच्चे की तरफ देखा, हमने मुस्कुराया तो वो भी हँस देगा और आवाज़ें जो है वो निकालने लग जाएगा। देखभाल करने वाले शिशु को निरंतर देखना पसंद करते हैं। शिशु और देखभालकर्ता के बीच में एक जो संबंध है, एक वार्तालाप का तरीका स्थापित हो जाता है। जो व्यक्ति शिशु की देखभाल करता है, बच्चा क्या है, वो भी उससे बातचीत करना पसंद करने लग जाता है, ठीक है? यह सामाजिक व भावनात्मक क्रियाओं के प्रथम स्वरूप में से एक है। मतलब ये प्रथम स्वरूप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक स्थिति में अपना भावनात्मक क्रिया को उत्पन्न कर रहे हैं, कि एक भाव जो है वो जुड़ जाता है जिससे जो कि देखभाल कर रहा है बच्चे का, उससे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बच्चे की लालन-पालन प्रक्रिया में माता-पिता का क्या योगदान होता है, हमें ये बताना है। तो क्या है, माता-पिता ही बच्चों का लालन-पालन करते हैं, उसकी देख-रेख करते हैं, जिसका उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या है, माता-पिता जिस प्रकार से उसकी सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसका ध्यान रख रहे हैं, उसका प्रभाव जो है वो पड़ता है।
उसके वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव उसके वृद्धि और विकास पर भी पड़ता है। बच्चे अक्सर बहुत कुछ अपने माता-पिता द्वारा ही सीखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या है, बच्चों को माता-पिता के द्वारा ही सीखने को मिलती है। बच्चे अपने माता-पिता से कौशल, व्यवहार करना, मान्यताएँ, धारणाएँ और मानक सीखते हैं। स्नेहनात्मक, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ बता रखा है, कोई भी कौशल हो गया, लोगों से व्यवहार करना हो गया, उनकी जो मान्यताएँ हैं, धारणाएँ हैं, सोच-विचार जो है, बच्चे क्या करते हैं, अपने माता-पिता से ग्रहण करते हैं। कुछ माता-पिता अपने बच्चों को कोई कारण बताए बिना उन्हें किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए आदेश देते हैं। वे बच्चों को धमका भी सकते हैं या शारीरिक दंड भी दे सकते हैं। उन्हें शक्ति उन्मुख अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। मतलब बच्चों को क्या है, सख्ती से कोई चीज़ पालन करने के लिए कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति उन्मुख अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। जिसमें माता-पिता क्या है, वो बच्चों को दंड भी दे सकते हैं, उनको मारते हैं, इस प्रकार से क्या है, अपनी बात जो है मनवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों में से प्रत्येक चरण के कुछ मुख्य विशेषताएं बतानी है। हमें यहाँ संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताना है, वो किस प्रकार से है और उसका जो चरण है उसके बारे में हमें बताना है। तो क्या है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। कौन से हैं? संवेदी क्रियात्मक, पूर्व प्रचलनात्मक, पूर्णतः प्रचलनात्मक, ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, औपचारिक प्रचलनात्मक। ठीक है? तो इन चारों को हमें क्या करना है, वो समझना है। ये क्या है, हमारे संज्ञानात्मक, हमारा जो विकास है उसके 4 चरण है। ठीक है? तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या है? संवेदी क्रियात्मक, इसमें क्या है, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक रहता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों में मदद से अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करता है। संवेदी क्रियात्मक में क्या है कि बच्चा जो उसके अंदर सोचने समझने की थोड़ी बहुत क्षमता जो उत्पन्न होती है, उससे वो अपने आसपास के माहौल को समझने का प्रयास करता है। पूर्णतया प्रश्नात्मक अवधि, इस अवधि के दौरान बच्चा प्रारंभिक संकल्पना विकसित करना शुरू कर देता है, जैसे बनावट, स्थान, आकार, समय, दूरी, गति, संख्या, रंगों, क्षेत्रों, मात्रा, आभास, जीव, निर्जीव, लंबाई, तापमान आदि के आधार पर वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसमें हमारा क्या है, पूर्ण प्रश्नात्मक अवधि में जो बच्चा होता है वो क्या करना चालू कर देता है, तो अपने आसपास की जो इस चीजें होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करना चालू कर देता है। संख्या की संकल्पना, 3 वर्ष की आयु में बच्चा 1 से 10 तक गिनती का उच्चारण करता है। संख्या के बारे में भी इस आयु में क्या होता है, बच्चा जानने लग जाता है। ठीक है? ठोस अवस्था के बारे में क्या बता रखा है, तो यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है या मध्यम बाल्यावस्था हम इसको बोल सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा एक ही समय में विभिन्न आयामों में ध्यान केंद्रित करता है। इस एज में क्या हो रहा है कि बच्चा इस आयु में क्या कर रहा है, अलग-अलग चीज़ों में उसका ध्यान जो है वो जा रहा है। ठीक? उसको हम ले लेते हैं। वह समस्या को विभिन्न पहेलियों द्वारा सोचता है। उस स्थिति के लिए सामग्री के साथ-साथ संरक्षण या क्रमांकन कर सकता है। जैसे एक गिलास में जल डालने के पीछे वह तर्क वितर्क करना पसंद करता है। तो मेनली इसमें क्या है, बच्चे के अंदर जो विकास उत्पन्न होने लग जाता है कि ना, वो जिज्ञासावादी हो जाता है, पूछने लग जाता है कि अगर ये चीज हो रहा है तो इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कारण वगैरह पूछने के लिए इसमें बच्चा क्या होता है, उतावला हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा औपचारिक अवस्था है, इसमें क्या है, तो यह 11 से 18 वर्ष की अवस्था है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था होगा, यहाँ पे अवस्था में किशोर बन जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा है वो किशोर बन जाता है। कौन सी एज है, 11 से 18, और चीजों को अच्छे से समझने लगता है। यह अमूर्त अवस्था भी कही जाती है, इसी को हम अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, जब क्या है, किशोरावस्था आ जाती है। ठीक है? बच्चे बिना किसी वस्तु के सामने होने पर भी उसके बारे में कल्पना, विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ज्ञान इंद्रिया बहुत मजबूत हो जाती है। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु सामने ना होने के बाद भी क्या है, बच्चा उसके बारे में सोच लेता है और उसके बारे में बातचीत करना चालू कर देता है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। क्या है, जन्म से 1 वर्ष के शिशु के लिए टीकाकरण तालिका हमें बतानी है। ये टीकाकरण तालिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे 1 नंबर से भी पूछ लिया जाता है या सीधा जो इससे ज्यादा नंबर का है वो भी पूछ लेंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए।
तो ये क्या है, हमें टीका बता रखा है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम ICMR द्वारा निर्धारित है। इनके द्वारा हमने क्या कर रखा है, इन टीका को निर्धारित कर रखा है। यहाँ पे बच्चे की उम्र बता रखी है और यहाँ पे टीके का नाम बता रखा है। जन्म के तुरंत बाद BCG फर्स्ट लगता है, फिर उसके बाद 6 माह पे लगता है OPV2, DPT3, हेपेटाइटिस बी। फिर है 10 माह में OPV, DPD और हेपेटाइटिस बी। फिर 14 सप्ताह के बाद लगता है, सॉरी यहाँ पे 6 सप्ताह था और यहाँ पे 10 सप्ताह है और यहाँ पे 14 सप्ताह है। इसमें क्या है, OPV, DPV और हेपेटाइटिस बी। यहाँ पे तीनों में आप देख रहे हैं सेम ही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6, 10 और 14 में हमारा सेम ही है, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा अलग अलग नाम नहीं है इसमें। पहले में अलग है और आपके लास्ट वाला में जो 9 से 12 है माह है, मतलब 1 वर्ष की आयु में, उसमें अलग है। यहाँ पे लगता है बस खसरे का टीका। ठीक है, तो आई होप आपको जो टीका है वो समझ में आ गए होंगे। इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों में भोजन संबंधित स्वास्थ्यवर्धक आदतों के विषय में बताइए। अब बच्चों में जो हमारे भोजन संबंधित जो भी अच्छी आदतें हैं उसके बारे में हमें बतानी, हम किस तरीके से उनके में आदत डाल सकते हैं, कौन कौन सी आदत उनके अंदर होती है, वो हमें बताना है। तो क्या है, बच्चों के लिए क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, आहार संबंधित आदतें जो होती है वो डालनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है, बच्चों को शुरू से ही समझदारी से भोजन देना चाहिए, जिससे जिससे उनमें अच्छी आदतें डाली जा सके। अब बच्चों को शुरू से क्या करना चाहिए, अच्छा भोजन जो है वो देना चाहिए, ताकि क्या हो, भोजन संबंधित अच्छी आदतें उनके अंदर डाल सके। ठीक है, जैसे टीवी देखते समय बच्चों को पॉपकॉर्न, चॉकलेट या अन्य नमकीन खाने के लिए ना दे, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज देखते टाइम क्या है, बच्चों को खाना नहीं देना चाहिए। बच्चों को शारीरिक खेल खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इनसे उनका व्यायाम होने के साथ साथ टीवी आदि देखने के लिए कम समय बचेगा। अगर बच्चे बाहर की चीजें देख खेलेंगे, बाहर जाएंगे, एक्टिविटी वगैरह करेंगे, तो उससे थक जाएंगे, जिससे क्या है, वो टीवी थोड़ा कम देखेंगे। ठीक है, जो कि उनके लिए सही होगा। बच्चों को ज्यादा खाना खाने के लिए नहीं बाध्य करना चाहिए। ज्यादा खाना खाने के लिए नहीं देना चाहिए, जैसे मन नहीं है फिर भी थोड़ा खा लो, बहुत कम खाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो भी क्या है, एक गलत हम बोल सकते हैं आहार व्यवस्था में वो चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों में अच्छी स्वच्छता संबंधित आदतों को डालना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि हमें अच्छी आदत क्या डालनी चाहिए, स्वच्छता से संबंधित। खाने से पहले हाथ धोना या कोई भी कार्य करने से पहले हाथ धोना, उसके बाद हाथ धोना, ये सारी बातें क्या है, बच्चों को बतानी चाहिए। तो ये सारी आदतें क्या होती है, बच्चों के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट, आपकी सहेली राधा की आंखें वह नाखून अधिकतर पीले रहते हैं तथा वह जल्दी थक जाती है, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। उपयुक्त लक्षण को पहचानिए और बताइए कि उनसे कौन सा रोग हो सकता है और इस रोग से कैसे बचा जा सकता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके 5 मार्क्स के, तो वो इसी प्रकार से आएंगे। हो सकता है आपको कोई लक्षण बता दे, बीमारी का नाम पूछ लेगा, उसका उपाय पूछ लेगा। तो ऐसे ही मोस्टली क्वेश्चन क्या है, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें बताना है। मेरी सहेली राधा में यह सभी लक्षण अनीमिया रोग के कारण दिखाई देते हैं। हमें पता है खून की कमी क्या है, अनीमिया का ही कारण है। ठीक है, अनीमिया का अर्थ क्या है, शरीर में खून की कमी का होना। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल रक्त कणों का या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो जाती है। अब क्या बता रखा है, जो हमारे लाल रक्त कोशिका है वो खत्म होने लग जाती है बनने, जैसे हमारे शरीर में कोई लाल रक्त कोशिकाएं बनती रहती है और खत्म होती रहती है, लेकिन जब बनने की क्षमता कम हो जाती है और खत्म होने की क्षमता अधिक हो जाती है, तो उससे अनीमिया की प्रॉब्लम जो है होने लग जाती है। ठीक है, अब इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, तो लौह तत्व युक्त चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे मूली, गाजर, शलजम, अंकुरित दाने, दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां। ये सारी चीजें क्या है, अनीमिया के लिए हमें खानी चाहिए ताकि वो दूर हो जाए। ठीक, भोजन के बाद चाय के सेवन से बचना चाहिए। भोजन से क्योंकि चाय भोजन से मिलने वाली जरूरत पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है, तो हमें क्या करना चाहिए, चाय जो है इस टाइम पे कम कर देनी चाहिए।
गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी लड़कियों को नियमित रूप से 100 दिन तक लौह तत्व के फॉलिक एसिड गोली रोज रात को खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। आयरन की जो गोलियां होती है वो बता रखा है कि वो लेनी चाहिए। अगर अनीमिया, मलेरिया, परजीवी कीड़ों के कारण है तो पहले उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर ये किसी अन्य चीज से हमें अनीमिया हुआ है, जैसे कि यहाँ बता रखा है मलेरिया जैसे परजीवी जो है उनसे अगर हुआ है तो हमें इसका इलाज करवाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। आपका भाई जो 10 वर्ष का है उसकी भोजन संबंधित आदतें लगातार बदलती रहती हैं। आप कैसे पहचान लोगे कि कौन-कौन से कारक उसके भोजन संबंधित आदतों को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि जो लड़का है उसको भोजन संबंधित आदतें जो है वो बदलती जा रही है। तो इसका क्या रीज़न है और इसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे? तो हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे कारक होते हैं हमारे जो हमारे ऊपर जो असर डालते हैं। तो कौन-कौन से कारक है? फर्स्ट, पारिवारिक माहौल बता रखा है यहाँ पे। पारिवारिक वातावरण व परिवार का एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चों की भोजन संबंधित आदतों तथा पसंद-नापसंद को प्रभावित करता है। परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, तो भोजन संबंधित आदतें जो सिर्फ बच्चे की नहीं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव डालती है। ठीक है? मीडिया, विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा खाद्य पदार्थों का इतना आकर्षक ढंग से प्रचार प्रसार होता है कि वह बच्चों की पसंद नापसंद को प्रभावित कर देते हैं। मीडिया में आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऐड वगैरह जो आते हैं जिससे क्या होता है, जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वो खुद से रिलेट करने लग जाते हैं उन सब चीज़ों को, जिससे उनके खान-पान संबंधित जो आदतें होती हैं उसमें बदलाव देखने को मिलता है। मित्र, जब बच्चा अन्य हम उम्र बच्चों के संपर्क में आता है तो उसी उसकी भोजन संबंधित प्राथमिकताएँ बदल जाती है। वो क्या चाहते हैं, जिस प्रकार का भोजन मेरे मित्र कर रहे हैं उसी प्रकार का भोजन मैं करूँ। तो मित्र समूह भी एक तरीके से हमारा इस पे जो है असर डालती है। सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव, इसमें क्या है, हर परिवार में इस आयु वर्ग के बच्चों को भी वही भोजन दिया जाता है जो परिवार जबकि बड़े सदस्य को दिया जाता है। अभी यहाँ बता रखा है कि सभी लोगों को हम क्या करते हैं, एक जैसे भोजन देते हैं। शायद हो सकता है बच्चे की आवश्यकताएँ अलग है, उसको कोई इंटरेस्टिंग मतलब भोजन वगैरह चाहिए होगा, जो कि क्या है, अ, अब पता है फूड वगैरह क्या है, बाहरी फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमें घर की चीज़ों से ही वैसा फूड बनाना चाहिए जो कि बाहर के फूड जैसा ही लगे, जो कि बच्चों को खाने में अच्छा भी लगता है और उसको खाते भी हैं। ठीक है? तो ये सारी समस्याएँ क्या है, इसमें आती है, किस लिए? तो हमारी जब भोजन संबंधित आदतें जो बदल रही है, तो उसके कारक कौन-कौन से होते हैं? तो हमारा पारिवारिक माहौल होता है, मीडिया होता है, मित्र समूह होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव होता है। साथ ही में क्या है, अनियमित भूख। कई बार बच्चा करता है कि कई बार ये वाली लाइन जो है ये काट देना, यहाँ से कई बार बच्चा एक समय का भोजन अच्छी तरह खा लेता है, दूसरे समय के भोजन को मना कर देता है। अब क्या हुआ, एक ही टाइम पे बहुत सारा भोजन खा लिया जिससे क्या होगा, दूसरे टाइम का भोजन नहीं खा पाएगा, जो कि एक गलत जो हम बोल सकते हैं दिनचर्या में आएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, तो क्या है, माँ का दूध एक शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है, इस कथन की पुष्टि करनी है। अब जो माँ का दूध है वो किस प्रकार से बच्चे के लिए अच्छा होता है, हमें ये बताना है। तो क्या है, शिशुओं को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये जो दूध है वो शिशुओं को क्या करता है, सभी प्रकार का पोषक तत्व जो है वो प्रदान करता है। यह शिशु के लिए सबसे सरल व सुविधाजनक आहार होता है। माँ के दूध में प्रतिरक्षित तत्व मौजूद होने के कारण शिशुओं को प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो बहुत सारी जो प्रतिरक्षा है वो भी बच्चों को प्रदान होती है। यह सभी प्रकार की एलर्जी, मिलावट, संक्रमण से मुक्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। यह माँ को स्तन व अंडाशय के कैंसर से सुरक्षित रखता है तथा हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। तो बच्चे के साथ साथ क्या है, यह माँ के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। मिड डे मील योजना को प्रारंभ करने के किन्हीं 5 उद्देश्य के बारे में हमें बताना है कि मिड डे मील योजना जो बनाई गई है उसके उद्देश्य क्या है। फर्स्ट, प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की परिवेश संख्या में वृद्धि। अब जो प्राथमिक स्तर के हमारे स्कूल है उसमें बच्चे जो है उनकी संख्या में वृद्धि। शुरुआती टाइम पे क्या होता था, लोग नाम तो लिखवा देते थे लेकिन बच्चों को स्कूल में भेजते ही नहीं थे। लेकिन जब से मिड डे मील जो हमारा मध्याह्न भोजन योजना है उसको लाया गया, तब से क्या हुआ,
जो अब हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें लाया गया है, वहाँ पे काफ़ी जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, लोअर क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों ने धीरे-धीरे बच्चों को वहाँ पे भेजना चालू कर दिया, ताकि बच्चों को क्या है एक टाइम का भोजन जो है वो मिल सके। इसलिए क्या है एक रीज़न ये भी था कि बच्चों की जो जनसंख्या है, संख्या उसमें वृद्धि हो स्कूल के अंदर। ठीक है? प्राथमिक स्तर पर अपव्यय को रोकना, बालकों बालिकाओं को प्राथमिक स्कूल में रोके रखना, बच्चों को क्या करें बनाए रखना। कई बार क्या है बच्चे भाग जाया करते थे, स्कूल में आते थे या फिर वहाँ से चले जाया करते थे, लेकिन अब भोजन का लालच एक था कि उनको हम वहाँ पे रोक कर रख सकते थे। ठीक है? छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि करना, बच्चे मान लो एडमिशन करवाने वाले 30 है लेकिन आ केवल 15 रहे हैं। तो ये क्या है एक तरीके से शिक्षा पर बड़ा प्रभाव डाल रही थी, इसलिए मध्याह्न योजना को लागू किया गया जिससे बच्चे क्या है भोजन के लिए स्कूल में आना चालू करें और जो स्कूल में उनकी उपस्थिति है वो भी बढ़ जाए। छात्रों को पौष्टिक भोजन द्वारा स्वास्थ्य लाभ देना, पौष्टिक भोजन दिया जाता है एक टाइम पे जो खाना खाते हैं जिससे उनको क्या है उनके अंदर ऊर्जा जो है वो आती है। बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करने से भाईचारे का भाव उत्पन्न करना, जाति भेद खत्म करना। तो ये सारे रीजन क्या थे हमारे मिड डे मील की योजना के प्रारंभ करने के रीजन थे। नेक्स्ट क्या है किशोरों के वस्त्र कैसे होना चाहिए, अब हमें ये बताना है। तो क्या है प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान किशोरों के लिए एक समय पर कम परिधान खरीदने चाहिए, अन्यथा वृद्धि के कारण कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। किशोरावस्था में क्या है जब बच्चे आने लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए कपड़े कम लेने चाहिए, क्योंकि हाइट में चेंजेस होते रहते हैं तो बच्चे कपड़े क्या हो सकता है टाइम के साथ छोटे हो सकते हैं, तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। किशोरावस्था के दौरान किशोरों के लिए कपड़े की गुणवत्ता और बनावट से कई अधिक महत्वपूर्ण कपड़ों की फिटिंग और उनका प्रचालित फैशन के अनुरूप होना चाहिए। अब बच्चों को क्या जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनको क्या चाहिए होता है तो उनको कपड़ों की गुणवत्ता या बनावट उतनी ज़रूरी नहीं लगती है जितना उसका जो फिटिंग है वो लगती है। कपड़ों की फिटिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए तो उसका ध्यान भी इसमें रखना चाहिए कि फिटिंग है या नहीं। वस्त्र किशोरों के व्यक्तित्व को निखारने के साथ-साथ उनके स्वमान को भी बढ़ाते हैं। अब जो वस्त्र है वो एक तरीके से क्या करते हैं उनकी व्यक्तिगत रूप को तो निखारते ही हैं, साथ में जो स्वयं के ऊपर विश्वास है उसको भी निखारते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ना जितने अच्छे वस्त्र होंगे उतना कॉन्फिडेंस लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि किशोरावस्था के दौरान हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए वस्त्र के चयन में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि बच्चों के परिधान की किन्हीं 4 आवश्यकताओं के बारे में हमें बताना है कि बच्चों के जो वस्त्र है, उसमें उनके लिए कौन-कौन सी हमें बातें ध्यान में देनी चाहिए। तो क्या है आराम और सुविधा है, सुरक्षा है, स्व-सहायता है, वृद्धि के लिए गुंजाइश है। इसमें स फर्स्ट में हमें क्या बता रखा है आराम व सुविधा। एक्रिलिक, सूती एवं नायलॉन मिश्रित वस्त्र विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के दौरान अपने लचीलेपन के कारण सुविधाजनक रहते हैं। हमें इस प्रकार के वस्त्र जो है क्या करना चाहिए लेने चाहिए, सॉरी यहाँ पर है एक्रिलिक है, सूती है और नायलॉन है। हमें इन सबका क्या करना चाहिए इस प्रकार के वस्त्रों को लेना चाहिए जो कि काफी लचीले और सुविधाजनक होते हैं। सुरक्षा, ढीले व लटके हुए कपड़ों से उलझकर गिरने का भय होता है, अतः वह भली प्रकार से फिट होने चाहिए। हमें ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा ढीले कपड़े नहीं लेने चाहिए जिससे बहुत सारी समस्याएँ जो है बच्चों को हो सकती है। हमें ऐसे वस्त्र लेने चाहिए जो बच्चों को फिट हो। ठीक? नेक्स्ट स्व सहायता, परिधान ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे स्वयं को आसानी से पहन व उतार सकें। ऐसा ना हो कि किसी की सहायता पड़े, वो ना निकाल पाए, कहीं से टाइट हो, कहीं से ढीला हो, तो बाजू फँस रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। हमें क्या करना चाहिए फिटिंग वस्त्र लेना चाहिए जिससे बच्चे क्या है खुद से उसको उतार सकें। ठीक है? नेक्स्ट वृद्धि के लिए गुंजाइश, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को देखते हुए वस्त्र को लंबा करने की गुंजाइश होनी चाहिए। वस्त्र हमें इस प्रकार से लेना चाहिए जो थोड़ा बच्चे की जितनी हाइट बढ़ रही है तो उस हिसाब से वस्त्र भी क्या है लचीला हो थोड़ा, तो वो भी क्या है उसमें कंफर्टेबल हो सके हाइट बढ़ने के साथ भी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए किसमें जब हम बच्चे के लिए कोई वस्त्र खरीद रहे हैं उसमें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है उसको हम देख लेते हैं। एक किशोर के लिए वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो क्या है
किशोर 11 से 19 वर्ष के लिए वस्त्र निम्न प्रकार से होने चाहिए। किशोरावस्था के दौरान वृद्धि तेजी से होती है और शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग अनुपातों में विकसित होते हैं। किशोरों के लिए कपड़ों में अत्यंत महत्वपूर्ण फिटिंग और फैशन होता है। किशोर न केवल फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे नए-नए फैशन का सृजन भी करते हैं। वे फैशन और सनक का अंधाधुंध अनुसरण करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो हमारे किशोर, हमारे एज के जो बच्चे होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनको वस्त्र ज़्यादा फिटिंग का वस्त्र हो, ऐसा हो जो मतलब अभी ट्रेंड में चल रहा हो। वो क्या चाहते हैं, वस्त्र को पहनने से कपड़े वस्त्र की जो फैब्रिक होती है उसको देखने से ज़्यादा वो क्या देखते हैं कि वस्त्र कितना फैंसी है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, किशोर जो है अपने ड्रेस के चयन करते टाइम ध्यान में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजू को अपने व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है। उसे क्रेडिट के बारे में समझाइए तथा क्रेडिट देने का निर्णय कैसे नियंत्रित होता है उसका उल्लेख कीजिए। अब यहाँ हमें क्रेडिट जो है हमारा फोर्स ही है उसके बारे में बताना होगा, क्रेडिट के बारे में बताना होगा किस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। तो क्या है, राजू अपने व्यवसाय के लिए क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। इसमें क्रय के लिए तत्काल रुपए उधार लिए जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उधार जो पैसे है वो लेते हैं। क्रेडिट के 4 सी इसमें ध्यान देने होंगे, तभी क्या है राजू को जो ऋण है वो मिल पाएगा। तो क्या है, फर्स्ट हमारा चरित्र दे रखा है। इसमें क्या है, सहमति के अनुसार ऋण ऋण को अदा करने के लिए इच्छा तथा निर्धारण। इसमें क्या है कि मतलब अपनी सहमति देना। अब चारित्रिक विशेषता किस प्रकार से है, बहुत सारी चीजें देखते होंगे कि कोई ठग तो नहीं है, क्या क्या क्वालिटी है इसके अंदर, ये सारी चीजें देखी जाएगी, किस काम के लिए चाहिए इसको पैसे, ये सब ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है। क्षमता, दायित्व को पूरा करने की योग्यता, ऋण को अदा करने के लिए परिवार की क्षमता। ठीक है। अब क्या है, ये क्षमता होनी चाहिए कि उसने जो ऋण लिया है और जो टाइम ऋणकर्ता ने उसको दिया है उस टाइम पे वो ऋण चुका सके। ठीक है। तो वो भी क्षमता क्या है इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। पूंजी, संपत्ति अर्थात परिवार की पूंजी का निर्धारण। अब वो कितना कमा रहा है, उसकी सालाना आय कितनी है या फिर अर्ध सालाना आय कितनी है, वो सब ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद उसको ऋण जो है वो दिया जाएगा। संपार्श्विक दे रखा है, तो इसमें क्या है, जन्मजात पूंजी की विशिष्ट इकाइयां जो दिए गए ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी जाए। इसकी जगह अगर आपको ये वर्ड ना आए तो आप गिरवी रखने वाली चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, गिरवी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऋणकर्ता जो है वो कोई भी चीज गिरवी रखेगा कि मैं ये ऋण तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बदले तुम क्या चीज जो गिरवी है वो रखवा सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे क्रेडिट के 4C है, और जब ये सब चीजों में क्या है राजू पूरी तरीके से खरा उतरेगा तो उसके बाद उसको ऋण जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मौद्रिक व वास्तविक आय में हमें अंतर है वो बताना है। हमारा मौद्रिक आय कौन सा होता है, हमारा वास्तविक आय कौन सा होता है। हाँ, तो मौद्रिक आय क्या है, किसी परिवार के सदस्य जब एक निश्चित समय तक कार्य करने के पश्चात अथवा अपने प्रयत्नों के फल स्वरूप जो नगद धन प्राप्त करते हैं उसे मौद्रिक आय कहते हैं। क्या है, कोई भी परिवार है, परिवार के व्यक्ति है, जब उन्होंने क्या किया है, कार्य किया है, कोई भी कार्य किया है, उसके बाद क्या हुआ है, बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, उसके बाद उनको फल स्वरूप क्या हुआ है, जो भी नगद प्राप्त हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, मौद्रिक आय कहेंगे। ठीक है। मौद्रिक आय हमेशा नगद के रूप में प्राप्त होती है। मौद्रिक आय के उदाहरण परिवार के सदस्यों का वेतन, पेंशन आदि होता है। हमारी मौद्रिक आय क्या है, हमेशा नगद में ही मिलती है, और क्या है इसके उदाहरण वेतन, पेंशन आदि है। प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय वह सेवाएं तथा सुविधाएं होती है जो एक परिवार के सदस्य को बिना धन व्यय किए अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप अथवा सामुदायिक सेवाओं का प्रयोग करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसमें क्या है, हमारा प्रत्यक्ष या फिर वास्तविक आय कौन सा है, तो जो भी प्रत्यक्ष एवं वास्तविक आय में क्या है, जो लोग हैं वो सेवाएं, सुविधाएं मिलती है, उनको जो भी सेवाएं सुविधाएं मिल रही है वो क्या है, एक परिवार के सदस्यों को बिना धन व्यय किए, मतलब धन को बिना खर्चा किए जो भी उनको सुविधाएं मिल रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष या फिर वास्तविक आय बोलेंगे। इसमें क्या है, उन्होंने कार्य किया है, इसमें क्या है, इन्होंने अपने धन को खर्च नहीं किया, उसके बाद भी उनको सुविधाएं जो है वो प्राप्त हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक या फिर प्रत्यक्ष आय कहेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसको हम देख लेते हैं, निर्धारित व अर्ध निर्धारित व्यय के बारे में हमें बताना है। तो निर्धारित आय क्या है, हमारा यह व्यय निश्चित है,
इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए मकान का किराया, बच्चे की स्कूल की फीस, नौकर का वेतन। निर्धारित मतलब क्या है, हमने निश्चित कर दिया कि ये आय तुम्हारी इतने से इतनी ही रहेगी, इसको हम कम नहीं करेंगे। हाँ, उसको बढ़ा जरूर सकते हैं लेकिन कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। अर्ध निर्धारित क्या है, कुछ मदों पर खर्च बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जैसे कपड़े, भोजन आदि पर। इसमें क्या है, अर्ध निर्धारित में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम या तो कम कर सकते हैं जो हमारा आय है उसको, या फिर हम उसको ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, मेनली हम बोल सकते हैं हम इसमें इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमारा चेंज ला सकते हैं। इसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई क्लीनिंग क्या है, किस प्रकार के वस्त्रों के लिए ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश की जाती है। अब हमें ड्राई क्लीनिंग के बारे में बताना है और ड्राई क्लीनिंग के लिए हम किस प्रकार के वस्त्र दे सकते हैं हमें वो बताना है। तो क्या है, ड्राई क्लीनिंग जल रहित तरल माध्यम में वस्त्रों की सफाई करना ड्राई क्लीनिंग कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं, जल रहित तरल माध्यम में हम वस्त्रों की सफाई कर रहे हैं, उसको हम ड्राई क्लीनिंग बोलेंगे, ठीक है। नाजुक, महंगे, मुलायम वस्त्रों पर ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश की जाती है। जो भी नाजुक वस्त्र है जो हम घर पे साफ नहीं कर सकते, कोई महंगे वस्त्र है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश करते हैं। जैसे यहाँ बता रखा है, रेशमी, ऊनी, रेयॉन, विभिन्न प्रकार के जो भी नाजुक और महंगे वस्त्र हैं, ड्राई क्लीनिंग कराई जानी चाहिए। इन सब वस्त्रों की हम क्या कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं। ये ऐसे वस्त्र जिनकी सफाई हम घर पर नहीं कर सकते हैं। वस्त्रों को घर पर धोए जाने पर इन सब पर सिलवटें पड़ जाती हैं, वह रंग निकल जाते हैं, जिससे कपड़े की संरचना प्रभावित होती है, वह वस्त्र पुराने लगने लगते हैं। अगर हम घर पे ऐसे वस्त्र धोएंगे तो उससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न होंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जबकि ड्राई क्लीनिंग में वाष्पशील विलायकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रेशे फूलते नहीं है और उन्हें बिना किसी नुकसान के आसानी से साफ किया जा सकता है। तो ड्राई क्लीनिंग में ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें वस्त्र क्या है, फूलते नहीं है और जिससे उनमें कोई भी सिलवटें, किसी प्रकार की खरोच वगैरह या रंग का उतरना, ये सब समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। तो सिंथेटिक वस्त्रों का संग्रह करते समय हमें किन प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या बता रखा है कि हमारा सिंथेटिक जो वस्त्र है वो क्या है, एक कृत्रिम रेशा है, हमारा कृत्रिम तंतुओं से बना हुआ है, ठीक है। रासायनिक रेशे से बने होते हैं। इनका संग्रह करने से पहले निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। क्या है, मिट्टी के कणों को वस्त्र द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। दाग धब्बे संग्रह से पहले हटा दिए जाने चाहिए। जब भी हम इसको रख रहे हैं कहीं संग्रह करके, तो हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। क्षार तथा अम्ल के अच्छे प्रतिरोध होने के कारण अधिकांश ड्राई क्लीनिंग विलायक इसके रेशों को हानि पहुंचाते हैं। ये क्या है, क्षार और अम्ल के अच्छे प्रतिरोध हैं, जिस वजह से क्या है, ड्राई क्लीनिंग में भी बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न होती है। अतः बिना किसी विशेष देखभाल के घर पर आसानी से धोया जा सकता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने घर में ही आराम से धो सकते हैं। इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव के लिए हमें विभिन्न पहलू बताने हैं। कौन कौन से हमारे विभिन्न पहलू है वस्त्रों की देखभाल के लिए। तो हमारे देश में कई प्रकार के मौसम होने के कारण मौसम परिवर्तन के समय वस्त्रों को संग्रह करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं, हम गर्मी में गर्मियों के कपड़े निकाल लेते हैं, ठंड में ठंडियों के कपड़े निकाल लेते हैं और वस्त्रों को रख देते हैं। तो जो संग्रह है करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमें बताना है, ठीक है। तो क्या है, देखभाल करते समय हमें हमेशा नई जैसे बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या है, समय समय पर उसकी मरम्मत करना, उधेड़े हुए को सिलना। हमें वस्त्रों की समय समय पर क्या है, मरम्मत करनी चाहिए। उसको जो भी अगर उसमें कोई रेशा वगैरह है, निकल गया है, कोई कट फट गया है, तो हमें क्या है, उसकी मरम्मत कर देनी चाहिए। वस्त्र के रेशों के अनुसार अभिकर्मकों व विलायकों का चयन कर धुलाई किया जाना चाहिए। वस्त्र के रेशे किस प्रकार से है, उसी प्रकार के हमें जो अभिकर्मक है, जो भी हम सर्फ वगैरह यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, हमें उसी प्रकार के डिटर्जेंट यूज करना चाहिए जो कि क्या है, हमारे रेशों के उपयुक्त हो, ठीक। वस्त्रों में चमक व कड़ापन लाने के लिए स्टार्च व गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वस्त्रों में चमक लाने के लिए गोंद वगैरह का यूज जो है वो कर सकते हैं। पीलापन दूर करने के लिए नॉल दिया जाना चाहिए। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह आई थिंक पीलापन दूर करने के लिए हमें इसकी लगातार सफाई करनी चाहिए। ये भी आप यहाँ पे
बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। गंदगी क्या है? पानी, साबुन, डिटर्जेंट किस प्रकार से मिलकर इस गंदगी को दूर करते हैं, वो हमें बताना है। गंदगी के बारे में क्या है और गंदगी किस प्रकार से इसको दूर करती है, वो हमें बताना है। तो क्या है, गंदगी कपड़े के ताने बाने के बीच फंसी हुई चिकनाई कालिक धूल मिट्टी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गंदगी क्या है, किसी भी प्रकार का हमारे वस्त्र के अंदर गंदा लग गया है, कोई भी धूल वगैरह है वो लग गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, गंदगी कहेंगे। जो कि दो प्रकार की होती है, पहली कपड़े की ऊपरी सतह पर लगी हुई होती है जो आसानी से हटाई जा सकती है, दूसरी पसीने तथा चिकनाई के द्वारा उस पर जमी हुई होती है जिसे आसानी से हम छुड़ाया नहीं सकते हैं। तो क्या है, अब यहाँ पे पूरा आंसर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता दूंगी। जैसे यहाँ पर अभी तो गंदगी के बारे में बताया है। पानी, साबुन तथा डिटर्जेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। ये क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी में क्या है, तो हमें वस्त्रों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले पानी में अच्छी तरीके से मिला लेना चाहिए ताकि जो गंदगी है वो निकल जाए। उसके बाद हमें जो डिटर्जेंट है उसके साथ पानी में क्या करना चाहिए, डिटर्जेंट को डालना चाहिए, उसके बाद हल्का उसको मिलाना चाहिए और क्या है, उसके बाद दोबारा उसको खंगालना चाहिए, निचोड़ना चाहिए, सुखाना चाहिए। इस तरीके से आप क्या है, एक विधि बता सकते हो कि हम वस्त्र को किस प्रकार से साफ कर सकते हैं इन तीन चीजों द्वारा, पानी, साबुन और डिटर्जेंट द्वारा। ठीक है, तो यही आपको मेनली इस क्वेश्चन में बताना था। अब जो आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। हाँ, क्या है, दाग शब्द को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के धब्बे कौन-कौन से हैं और इन्हें हटाने के लिए कौन-कौन सी विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। हमें दाग के बारे में बताना है और दाग को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं उसके बारे में भी बताना है। तो क्या है, दाग, दाग धब्बे ऐसा अवांछित चिन्ह या रंग होते हैं जो किसी कपड़े पर बाहरी पदार्थ के संपर्क में आने से लग जाते हैं। बाहरी पदार्थ के संपर्क में आने से क्या है, जो भी चीज लगती है उसको हम दाग या धब्बा बोलते हैं। अब दाग या धब्बे के रूप जो है वो इस प्रकार से होते हैं, वनस्पति, जंतु, तेलीय, खनिज और रंग के धब्बे। ठीक है, ये हमारे धब्बों के रूप है, धब्बों के नाम है। इतने प्रकार के धब्बे जो है वो हो सकते हैं। अब इनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं उसकी तकनीक को हम देख लेते हैं। क्या है, ग्रीस या फिर साल्वेट के घोल से, ग्रीस अवशोषक से, पाइसीकरण से, अम्लीय अभिकर्मक से और क्षारीय अभिकर्मक से या फिर व्यंजक अभिकर्मक से। इन सब चीजों का हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, जो हमारे दाग है, गंदगी है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे और आप एंड तक इस वीडियो में बने रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं और आपको भी पता है कि एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर जो है वो आपको आता होता है लेकिन आपको पता नहीं होता ठीक से आंसर के बारे में, इस वजह से आप कर नहीं पाते हो। तो आपको अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन है उसको भी समझ लेना है और आंसर को भी समझ लेना है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।